तो चलिए अपने काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तबीयत जो है यार बेहतर है काफ़ी, लेकिन स्टिल डैट ये ऐसा बैकिक पेन बहुत कम होता मुझे। तो अभी फैमिली यही कह रही थी कि इसके लिए किसी से कंसल्ट किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि छुट्टियों में ज़्यादातर बैठ के पढ़ाते रहे, तो बैठ के पढ़ाने से थोड़ा सा आई थिंक वेट गेन किया है, उसकी वजह से शायद बैक की प्रॉब्लम आया। चलें एनीवे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कल हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट पे। आप बच्चे जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक वेरिएबल ही है, और इन्वेस्टमेंट जो वेरिएबल है तो फिर ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और कल आपने देखा भी कि इन्वेस्टमेंट कम भी हो रही थी और ज़्यादा भी हो रही थी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तो आप बच्चे फौरी तौर पे बोलेंगे कि इंशाल्लाह बस आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो हो जाएगा मसला हल। अच्छा बच्चों, तो उन फैक्टर्स को आप बच्चे कहते हैं कि कहा जाएगा डिटर्मिनेंट्स। तो ये वो टॉपिक है जो हमें कल मुकम्मल कर सकते थे। मेरा हाल तबीयत मेरी ठीक नहीं, तो मैंने स्लाइड देखी नहीं, वो आगे रह गई। तो ये बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमने करने हैं। आप बच्चे सब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो डिटर्मिनेंट होता है जो किसी भी वेरिएबल का प्राइम डिटर्मिनेंट होता है, और जो प्राइम डिटर्मिनेंट होता है उसकी वजह से आप जानते हैं कि उसका जो कर्व होता है उसके ऊपर ही उसका मूव जाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आपका मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से चेंज आया तो इसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे, चूँकि ये इसका प्राइम डिटर्मिनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया तो फिर कैसे शो करेंगे? शाबाश, फिर कैसे शो करेंगे? प्राइम डिटर्मिनेंट तो उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे, और फिर आप शिफ्ट से जाहिर करेंगे, इसलिए आप इनको शिफ्ट फैक्टर्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट है उसमें शिफ्ट फैक्टर्स भी दो तरह के हैं। एक का ताल्लुक शॉर्ट रन से है और कुछ का ताल्लुक लॉन्ग रन से है। तो एक शॉर्ट रन के फैक्टर है और एक इसके लॉन्ग रन के फैक्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट तो आपके सामने बिल्कुल वाज़ह है फौरी तौर पे, और वो कौन सा है जिसको कल हमने पढ़ा था, ठीक है। और कल हमने इसको इस तरह से पढ़ा था कि जनाब Keynes theory या Keynesian theory of investment explains there is inverse relationship between investment and market rate of interest। Keynesian theory ये बताती है कि market rate of interest और investment के दरमियान inverse relationship है। A decrease in rate of interest lowers the cost of borrowing, which encourage the business to increase investment spending। कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हमें चूँकि थोड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती कर्ज़ा लेने की या लोन लेने की, बोरोइंग की, तो हम ज़्यादा कर्ज़ा लेके इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। ये बात कल हमने डिस्कस कर ली थी डायग्राम की मदद से। ठीक होगी बात? क्यों बच्चों, क्लियर है ये बात? तो फिर हम इसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक एक्सप्लेनेशन बुक में दी हुई थी, वो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया आपके लिए। ठीक होगी बात? अच्छा, ये वैसे एक्सप्लेनेशन कल इस डायग्राम की जो मैंने कराई थी ना 3 पॉइंट्स के साथ, इंक्रीज डिक्रीज इनिशियल पॉइंट, वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये भी मैंने प्रिंट कर दी है ताकि अगर आप नोट्स में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट है, मैं हमेशा 3 पॉइंट रखता हूँ, एक इनिशियल, एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़, उससे कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इसको इनिशियल समझ के इधर मूव करना है, फिर उसको इनिशियल बना के इधर मूव करना है। मैं हमेशा सेंटर में एक पॉइंट लेता हूँ, फिर उसी से इंक्रीज़ जाहिर करता हूँ और उसी से डिक्रीज़ जाहिर करता हूँ। इससे ज़रा काम मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। तो वही आप फॉलो कर लीजिए। अब रही बात अदर फैक्टर्स की, जिसको आप शिफ्ट फैक्टर्स कहेंगे। शिफ्ट फैक्टर्स दो तरह के मैंने बताए। एक कौन से? एक आपके शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में सबसे पहले है स्कोप ऑफ मार्केट। स्कोप ऑफ मार्केट से मुराद हम ये लेते हैं कि अगर किसी मार्केट का साइज एक्सटेंड हो जाए,
साइज एक्सटेंड होने का मतलब है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएं या ज़्यादा डिमांड हो जाए उसमें, तो हम कहेंगे कि मार्केट साइज एक्सटेंड हुआ है। जैसे कि हमारी जो है वो मोबाइल सर्विसेज की मार्केट है, ये शुरू हुई थी 50,000 कंज्यूमर से, और दो कंपनीज यूफोन और जैज़ ने स्टार्ट किया था इसको सिम के साथ, आज से कोई तकरीबन 15-20 साल पहले। लेकिन उसके बाद ये डिमांड 1 करोड़ पे पहुंची, 2 करोड़ पे पहुंची, और इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। और अब आपके जो इलाके हैं जैसे चिश्तियाँ हैं, भावल नगर है, बुरेवाला है, फिर बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक जो है नेटवर्क की डिमांड बढ़ गई है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे नेटवर्क की डिमांड बढ़ेगी हमें और टावर लगाने पड़ेंगे, हमें और इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। तो लिहाजा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, स्कोप ऑफ मार्केट बढ़ता है, द वाइडर द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ग्रेटर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट्स, उतना ही ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो मार्केट का ग्रो करना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। जब कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें और पैसा लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये भी जानते हैं कि इसमें एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म। अगर ऑप्टिमिज्म होगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी निस्बत थोड़ी, सॉरी यार ये करना पड़ेगा, वी नीड टू अटैच इट्स एडाप्टर। चले जी। तो ऑप्टिमिज्म इंक्रीज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वेयर एज पेसिमिज्म डिक्रीज एमईसी। तो जो ऑप्टिमिज्म है होगा यानी एक्सपेक्टेशन मुस्बत होंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो जाएंगी तो कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई पीछे बैकग्राउंड में ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत दिया क्रिकेट का, पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीत दिया, पूरी कौम मुस्बत सोचने लग गई और डिमांड बढ़ गई। अल्लाह ना करे सेमीफाइनल हार गए या कोई बड़ा इवेंट हार गए तो साथ ही सारे नेगेटिव सोचेंगे, अगले दिन खर्चे बंद और इकॉनमी क्लैप्स। तो ये इस तरह से काम जो है ये चलते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये भी मैटर करता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है। अगर इकॉनमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी में लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलती रहेगी। क्या ख्याल है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जी। तो एक तो स्कोप ऑफ मार्केट ग्रो करेगी, ज़्यादा कस्टमर होंगे तो फिर मज़ीद पैसा लगाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव होंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि एक गवर्नमेंट आई है वो स्टेबल है और उसके गिरने का ज़्यादा जल्दी चांस नहीं है, तो लोग कहते हैं हालात ऐसे ही रहेंगे, चलो कर लो कारोबार। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे तो ये है कि आए दिन कहीं भी कोई जहांगीर ग्रुप आ जाता है तो कभी कोई ग्रुप आ जाता है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर के पास पर जो मेजॉरिटी है वही नॉमिनल सी है, मेरा गालिबन 1-2 सीटों की है। तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी? तो हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो हमारा लॉन्ग रन फैक्टर्स हैं। लॉन्ग रन फैक्टर में एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। जब भी किसी मुल्क में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है कॉस्ट को कम करती है और प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और फिर मशीनें रिप्लेस करनी पड़ती हैं तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी 1-2 दिन की बात नहीं होती, टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम ऑफ द लॉन्ग रन, तो इसलिए ये लॉन्ग रन में जाएगी। इसी तरह ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, अगर आवाम ज़्यादा होगी, मोर हेड्स होंगे, मोर डिमांड होगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, अब आबादी भी लॉन्ग रन में बढ़ती है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे लोग ज़्यादा होंगे डिमांड ज़्यादा होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल में क्लियर हो जाए तो ये मैंने कुछ लॉन्ग रन के फैक्टर सिखा दिए, कुछ शॉर्ट रन के। ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी को 5-10-20 साल बाद ही चेंज होती है, जो मेन चीज़ है। इम्प्रूव होती रहती है बट चेंज जो है वो पूरी चेंज जो है वो
कुछ अरसा लगता है। जैसे जो मोबाइल थे डिजिट वो बटन वाले, वो 20-25 साल यूज़ किए लोगों ने। फिर टच मोबाइल आया, फिर टच मोबाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई। तो टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्ग रन का काम है। साइंसदान बैठते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं, तो फिर वो लॉन्ग रन का काम है। आबादी भी जो बढ़ती है वो डेकेड्स के एतबार से बढ़ती है, और बाकी जो चीज़ें आप जानते हैं कि सोच मुस्बत आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये शॉर्ट रन का काम है। ठीक है जी। और इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी आप जानते हैं, इसको भी हम शॉर्ट रन में काउंट करते हैं। जी बच्चों, एक दिन में हालात और हुए होते हैं, एक दिन में हालात और हुए होते हैं, है ना। तो ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल किस तरह का है। ये सवाल इस तरह का है कि एक तो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो तो आप कर चुके हैं। वो कौन सा पार्ट है? वो कल किया था हमने, ऑटम 18 में यही सवाल आया हुआ था कि इंटरेस्ट रेट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिटर्मिन कर दें, एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और ये जितनी दफ़ा भी आया इसके नंबर कम ज़्यादा होते ही नहीं, इसके साथ ही नंबर रखे हुए। मुझे लगता है ये एक स्टैंडर्ड नंबर है जो ना कम ना ज़्यादा नहीं हुए। यानी कहाँ ऑटम 15, कहाँ ऑटम 18 और कहाँ पे स्प्रिंग 13, नंबर वही के वही पड़े हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये द मार्जिनल एफिशिएंसी कर्व MEC कर्व शिफ्ट आउटवर्ड व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस, ब्रीफली डिस्कस 3 अदर फैक्टर माइट कॉज आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ MEC। तो MEC का आउटवर्ड शिफ्ट डिस्कस कर दीजिए। उसके कितने फैक्टर डिस्कस करने हैं? सॉरी, तो आपने 3 फैक्टर डिस्कस करने हैं। एग्जामिनर अमूमी तौर पे लॉन्ग रन शॉर्ट रन को क्लासीफाई नहीं करता। हम कहते हैं और भी अच्छी बात है, बच्चा एक फैक्टर वो लिख दे, 2 वो लिख दे, या तीनों वो लिख दे। तो आई होप कि ये भी मुश्किल तो नहीं है। 3 फैक्टर कोई से लिख दो यार, 5 कराए हैं, 5 में से 3 तो लिख ही लोगे। क्या ख्याल है? एक्सपेक्टेशन है, स्कोप ऑफ मार्केट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। डन हो गया जी। चलिए, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कल एक बच्चा कह रहा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी होने चाहिए, तो वो हो गए। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ऑन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? जी शाबाश। बिल्कुल ठीक हो गया जी आपका जवाब। अच्छा, एक बच्चा कल मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेजा था अनफोर्सीन वांट्स के हवाले से। मैं उस बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि बेटे, आप 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हैं। मैंने अभी आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पढ़ाया है, और आप जो बात मेरे से पूछ रहे थे वो केनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप की है। तो मुझे ये लगता है कि आप केनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप को कहीं खुद ही पढ़ के उसको इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो केनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये टॉपिक जाके आएगा चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है। और जो केनेजियन MEC है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो वही डायग्राम है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना आपने। वो जब हम जाएंगे लिक्विडिटी ट्रैप में तो वहाँ देखेंगे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, वो हम वहाँ जाके देखेंगे जब हम पर्टिकुलरली मनी का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की तरफ। आप कहेंगे सर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तो आपने हमें करा दिया था, लेकिन बात यह है कि मैं नया टॉपिक लेना नहीं चाह रहा, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक टॉपिक ऐड हो सकता था, वो मैंने कर दिया। वो क्या कि आप कहेंगे जी इक्विलिब्रियम हमें आता है, हम कर लेंगे। वो कौन सा, आपको कौन सा इक्विलिब्रियम आता है? आपको ये वाला इक्विलिब्रियम आता है ना, जिसके अंदर इस तरफ रियल आउटपुट है, ठीक है जी, इस तरफ प्राइस है, प्राइसेस हैं, ये प्राइस लेवल है, ठीक है जी, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये जनाब आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और आप यहाँ पे प्राइस डिटर्मिन कर देते हैं, P1 रियल आउटपुट, Y1, और यहाँ पे आप एक गैप बना देते हैं जिसको आप कहते हैं कि यहाँ एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, लिहाजा प्राइसेस गिर जाएंगी, और यहाँ पे जो है वो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, लिहाजा यहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाएंगी।
ये आपने कहा था हमें लास्ट एक्सप्लेनेशन में। लेकिन एक और तरीका भी है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का, जिसे हम लीकेज इंजेक्शन अप्रोच कहते हैं। लीकेज इंजेक्शन अप्रोच ये कहती है कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए तो भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इस अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जाता है और उसके अंदर भी यही सरप्लस और शॉर्टेज गैप को शो करना पड़ता है, तो फिर ही वो इक्विलिब्रियम बनता है। अच्छा, और बिल्कुल वही फैक्ट्स एंड फिगर वैसे एक्सप्लेन होते हैं। कैसे कि देखिए, अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, तो इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है शाबाश? कल बात हुई थी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? शाबाश, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपने कहा था एक ऑटोनोमस है और एक इंड्यूस्ड है। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और दूसरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको आप एक्सप्लेन करते हो इस लाइन के साथ, ये ऑटोनोमस है। क्यों ऑटोनोमस है? उसकी वजह ये है कि रियल आउटपुट यानी इनकम बढ़े या कम हो, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीडीपी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये फिक्स ही रहती है। लेकिन जो इंड्यूस्ड है उसका कर्व इस तरह का होता है, इसलिए कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, जैसे हमारा जीडीपी बढ़ता है हम इसको इसमें इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ये इंड्यूस्ड है। ठीक है जी, इसलिए ये इंड्यूस्ड है। क्लियर हो गई जी बात? अगर हमें ये याद रहे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्यों होता है? चूँकि ये फिक्स है, हम चेंज करते ही नहीं, हम कहते हैं जितनी है इतनी ही रहेगी, तो फिर हमारे लिए ये इक्विलिब्रियम बनाना कोई मसला ही नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि हम वही वाला डायग्राम ले लेते हैं जो कल हमने लिया था। इस तरफ हम रख लेते हैं दो चीज़ें, सेविंग रख लेते हैं और साथ हम इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। सेविंग रख लेते हैं, साथ हम इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। ये जनाब बच्चों हमारा आ गया रियल आउटपुट, वाई। तो बच्चों अगर हमारा सेविंग कर्व जो है वो ये वाला बन जाए, दिस वन इज आवर सेविंग कर्व, तो आप कहेंगे सर बन क्या जाए, होता ही यही है, हमने कल भी बनाया था। क्या हो गया यार, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये बन गई स्ट्रेट लाइन, सेविंग वाली, ये सेविंग कर्व हो गया हमारा। और इसी के अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट कर्व ऐड कर देते हैं, ये रहा जी हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। ये आ गया जी हमारा इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, y1। ठीक हो गई जी बात। चलिए, तो अब हम नहीं बेटा, ये मैं रिव्यू ही तो करा रहा हूँ। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप फिक्स कर देते हैं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फिक्स होती है जो जिससे सड़कें बनती हैं, डैम बनते हैं, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट जो पहले डिस्कस किया उसको मैं अगर टच भी करूं और आप कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। उसको लहदा ब्रेन में सेव किया करो ना चीज़ों को। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट तो वही है सारे का सारा, तो उसको रिव्यू तो करना पड़ेगा ना। मैं आगे लेके जाऊँगा तो एक बार रिव्यू तो कराऊंगा आपको। अच्छा बच्चों, अब इस डायग्राम में कितने लेबल लगेंगे? एक लेबल लगेगा कि इसके वाई एक्सिस पे रियल आउटपुट है, ठीक है, और इसके एक्स एक्सिस रियल आउटपुट है और वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है।
और एस हमारा जो है वो सेविंग कर्व है, ठीक है, और आई हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व है। आई हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, लेकिन याद रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने ली है ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है शाबाश? एनीबॉडी कैन टेल मी कौन सी इन्वेस्टमेंट ली है हमने? वी हैव टेकन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमने ऑटोनोमस ली है, दोनों नहीं ली, एक ही ली है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब जब हम ऐसा डायग्राम बना लेते तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप लोग? शाबाश, विच वन वी फर्स्ट डू? पहला पॉइंट क्या होता है शाबाश? इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम is E where savings are equal to investment। जितनी सेविंग है उतनी ही इन्वेस्टमेंट है, यानी इकोनॉमी में जितना सेव किया उतना इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब जितनी सेविंग थी वो खर्च हो गई तो सारी चीज़ें बिक गई। ठीक है जी, सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे आपका रियल आउटपुट जो है, यहाँ पे आपका जो रियल आउटपुट है वो है Y1। अब हमें क्या करना चाहिए शाबाश बच्चों? अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम के बाद? हम एक दफ़ा इंक्रीज करके देखते हैं, एक दफ़ा डिक्रीज करके देखते हैं। चलिए तो ऐसे ही कर लेते हैं, एक दफ़ा हम इंक्रीज करते हैं, एक दफ़ा डिक्रीज करते हैं। चले मैं एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज करता हूँ कि मेरी रियल आउटपुट Y1 ना होती, Y0 होती, तो क्या होता? तो सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज रियल आउटपुट इज Y0, रियल आउटपुट Y0। अगर Y0 आउटपुट है तो यहाँ पे एक गैप बनेगा। इस गैप को नाम दिया जा सकता है A-B गैप। तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा जिसको आप A-B गैप कह सकते हैं। इस गैप में मुझे एक मदद चाहिए आपकी, ये पूछना है कि यहाँ सेविंग ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यानी आई हैव टू शो ऑफ कि इस गैप में सेविंग ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सिर्फ ये बताइए विच इज़ मोर, विच इज़ ज़्यादा, सेविंग ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ऐसे तो हम ये कहेंगे इस गैप में सेविंग की निस्बत इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है। और जब सेविंग से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स आर मोर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। चूँकि अखराजात इकोनॉमी में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चीज़ों की डिमांड है। तो यहाँ पे गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लिहाजा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वो ज़्यादा रहेगी, यानी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मीन्स इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इस तरह हम मूव कर जाएंगे Y1 से, नहीं Y0 से Y1 पे। ये वजह क्या है? वजह यह है कि गैप AB बताता है, गैप AB बताता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का मतलब है यहाँ सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है, रेत ज़्यादा बिक रही है, कंक्रीट ज़्यादा बिक रहा है, चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो हम इस तरह रियल आउटपुट बढ़ के Y0 से Y1 पे चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर?
कि जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इसका मतलब है यहाँ डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की। डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम y0 से y1 पे चले जाएंगे। क्लियर जी? अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है कि अगर हम y0 पे थे तो y1 पे जाएंगे ना, इक्विलिब्रियम पे वापस चले जाएंगे। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये सूरत हाल ना होती, लेट्स से दिस एन अदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन फॉल कर जाती है कि यहाँ पर जो है वो, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो रियल आउटपुट जो है वो y2 हो जाती है, फिर भी गैप बन जाएगा। इस गैप को हम a डैश b डैश कह देते हैं। अब यहाँ पर सेविंग ज़्यादा होगी या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी? जी शाबाश, कौन सी चीज़ ज़्यादा है? सेविंग्स ज़्यादा है। ठीक है, सो नंबर 4 पॉइंट सपोज कर लिया जाए कि रियल आउटपुट जो है वो y2 है, तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा और वो गैप होगा a डैश b डैश, और ये गैप एक्सप्रेस करेगा कि यहाँ पे सेविंग्स ज़्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर आर लो, एक्सपेंडिचर लो है, मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और जब एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब यहाँ तो बहुत सारी गुड्स अनसोल्ड पड़ी हुई हैं। चूँकि एक्सपेंडिचर थोड़े हैं तो पूरी चीज़ें तो बिक ही नहीं रही, और जब सारी चीज़ें नहीं बिकेंगी, कुछ चीज़ें फालतू पड़ी होंगी, आप फैक्ट्री ओनर होंगे तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? शाबाश, आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? आप फैक्ट्री ओनर हैं, चीज़ें पहले बिक नहीं रही, एक्सपेंडिचर लोग कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम है, चीज़ें बिक नहीं रही, तो आप फैक्ट्री ओनर हैं, फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप कहेंगे पहले वाली बिकेंगी तो बनाऊंगा ना, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? शाबाश, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन कम हो गई तो आप चले जाएंगे y2 से y1 पे, आप वापस आ जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, बिल्कुल वही लॉजिक है जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में आपने सीखी थी, कि जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसका मतलब है जितना लोग बचा रहे हैं उतना खर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ें बिक रही, इकोनॉमी बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इनकम कम हो जाती है, y0 पे आती है, तो इसका मतलब सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो लोग अखराजात ज़्यादा कर रहे हैं, अखराजात ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। जब ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं तो फिर तुम्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो रियल आउटपुट वापस y1 पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम से आगे निकल गए, y1 पे आ गए, तो y1 पे सेविंग ज़्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मतलब है लोग अखराजात कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर लो है, और जब लोग एक्सपेंडिचर कम करेंगे, इसका मतलब है अब डिमांड कम हो गई है, अब सप्लाई ज़्यादा है, चीज़ें अनसोल्ड रह गई हैं। बीइंग एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट सोचा जाए तो जब हमारी पहली चीज़ें नहीं बिक रही तो हम प्रोडक्शन क्यों करें? हम वर्कर निकालेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, नतीजा ये कि हम y2 से y1 पे आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक बात क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। ये है वो लीकेज इंजेक्शन का इक्विलिब्रियम। और ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है? क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है कि आउटपुट is determined where saving of all the households is an economy are equal to desired investment opportunities।
इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कहते हैं एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बात है 15 की और मार्क्स हैं इसके 10। ठीक हो गई बात, क्लियर है? क्यूबे तलहा, डू यू गॉट द एग्जाम्पल? तो ये सवाल पेपर में आता है। अच्छा, अब जो रही बात ये कि जो इसको एग्ज़ाम में आया है, तो एग्जामिनर का सॉल्यूशन मैंने पेस्ट किया है। ये देखिए, एग्जामिनर पहले एक इनिशियल इक्विलिब्रियम लेता है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं पॉइंट ई पर। उसके बाद वो एक पॉइंट लेता है जो ये वाला है, सरप्लस वाला, और एक पॉइंट वो लेता है कौन सा, शॉर्टेज वाला। ठीक है जी, तो दोनों पॉइंट्स वो आपके सामने हैं, लेकिन उसने गैप नहीं बनाया। मैंने उसको गैप इसलिए रखा है क्योंकि मैंने गैप से ही आपको डायग्राम सॉल्व करनी सिखाई है शुरू से, इससे मैंने गैप्स का जिक्र प्रोमिनेंट तरीके से किया है। क्लियर बच्चों? अब जब ये एग्जामिनर के कमेंट्स की बात करते हैं तो एग्जामिनर कहता है कि सिर्फ 20% बच्चों ने ये सवाल सही किया है, और जो बच्चों ने डायग्राम 20% ने सही बनाई है, और जिन्होंने बनाई है उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने जो है सिंपली रिपीट किया है क्वेश्चन को, आउटपुट डिटर्मिनेंट सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एंड कैसे ये अचीव होता है ये नहीं बताया। हाउ इट वाज अचीव इज़ रियरली एक्सप्लेन्ड। अब मैं कॉलेज का नाम नहीं लेता, उनके कॉलेज की बुक में अंदर सिर्फ डायग्राम है और एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों जो कि सारे ही उसी किताब पे शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने इस किताब को पढ़ा और वही जाके लिख दिया। तो नतीजा ये है कि वो फिर एग्जामिनर ने फिर तनकीद की उस किताब के ऊपर कि कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ये बिल्कुल इग्नोर कर दिया इन्होंने। ठीक है, और ये देखिए फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती हैं, ये इन्होंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में पर्टिकुलरली दोनों दफ़ा क्लियर किया है कि इस सिचुएशन में डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, और इस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्लियर है बच्चों? शाबाश। तो डायग्राम बनाना, उसकी एक्सप्लेनेशन करना 10 मार्क्स का था। थैंक यू बच्चों। तो यहाँ तक मसला हल हो गया। अब चलते हैं हम एक क्योंकि अभी मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट हैं, तो एक छोटा सा सवाल हल कर लेते हैं। इसी हवाले से मिलता जुलता सवाल है कि एक ओपन इकोनॉमी है, उसके हवाले से एक न्यूमेरिकल सवाल आया हुआ स्प्रिंग 18 में, और इक्विलिब्रियम करना है, इकोनॉमी का बताना है। और ये इंफॉर्मेशन है, कंजम्पशन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दी हुई है, एक्सपोर्ट्स दी हुई हैं, इंपोर्ट्स दी हुई हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम वहाँ होता है इकोनॉमी की जहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन या x माइनस एम। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं उधर से, तो ये है 0.4 YD प्लस इन्वेस्टमेंट है 300, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 600। तो इन्वेस्टमेंट है 300, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 600, ठीक है, और एक्सपोर्ट है 500 और इंपोर्ट है 0.28 ऑफ योर GDP। तो ये 500 है और ये है 0.28 ऑफ आवर GDP या आवर रियल इनकम Y। अभी सबसे पहले C को ट्रीट करना ज़रूरी है। C को ट्रीट करने के लिए हमें डिस्पोजेबल इनकम चाहिए। तो डिस्पोजेबल इनकम की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि यहाँ कोई दी हुई है। तो डिस्पोजेबल इनकम की जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो ये है कि वेयर रियल आउटपुट द नेशनल इनकम इज़ YD डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ इक्वल टू 70% ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का 70% डिस्पोजेबल इनकम है। इसका मतलब ये बनता है कि जो YD है वो बराबर है 0.7
वाई के, ठीक है, 0.7 वाई के, ये डिस्पोजेबल इनकम है। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम पुट कर देते हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल इनकम पुट करेंगे 0.4 इंटू 0.7 वाई, और ये दोनों जमा हो गए 900 हो गया, ठीक है जी। और ये 500 और को पॉजिटिव को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -0.28 वाई। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.28 वाई पॉजिटिव, और ये दोनों जमा हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1400, मिलियन में है तो मिलियन बन जाएगा बाद में, -0.28 वाई, और यहाँ आ गया वाई। ये इसके साथ एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा जो रियल आउटपुट है या जीडीपी है वो आ गया 1400 मिलियन, चूँकि उन्होंने हमें मिलियन में ही दिया हुआ है डाटा, ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट हल हो गया आपका, और ये पहला पार्ट इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम है जिसके 2 मार्क्स हैं, तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे जी बच्चों। क्लियर है जी बच्चों, क्लियर है। तो ये 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो 2 नंबर लोगों के लिए 2 मार्क्स एग्जामिनर ने रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि फिजिकल सरप्लस और डेफिसिट इफ रेट ऑफ टैक्सेशन इज 30%। तो फिजिकल डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा अगर 30% जीडीपी का टैक्स चार्ज किए जाएं। तो सिंपल सी बात है कि सरप्लस या डेफिसिट गवर्नमेंट का निकालना हो, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट का निकालना हो, तो हमेशा टैक्स रेवेन्यू में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए जाते हैं। अब मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का स्ट्रेट वे पता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो 600 मिलियन तक है। तो 600 मिलियन तक आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, और उसके अलावा आपने जो टैक्सेस लगाए हैं वो यहाँ लिखे होंगे। इन्होंने टैक्सेस कितने लगाए हैं, 30% लगाए हैं टैक्सेस अपने किसके, जीडीपी के। तो जीडीपी के 30% टैक्सेस हों तो जीडीपी है 1400 मिलियन, और उसके 30% टैक्सेस लगे 0.3, तो ये आ गया 420। तो ये नंबर भी आपका, 2 नंबर आप, और 420 भी आपका नंबर। देखो एग्जामिनर भी आपके ना नंबर वही रखता है जिस तरह के आप लोग हैं। अच्छा, तो ये 600 हो गया, और यहाँ से जनाब आपका आ गया 180। तो ये 180 जो है क्या आ गया, ये डेफिसिट आ गया, क्योंकि माइनस में आ गया। अगर पॉजिटिव आता तो फिर ये सरप्लस होता। तो 2 नंबर ही इसके आ गया आपके। तो ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, पूरे इसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये सवाल रिपीट हुआ है, पुराने पेपर में भी आया हुआ है। ये इसका सोल्यूशन मैंने साथ लगा दिया एग्जामिनर का, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं स्लाइड भेजूँगा, ठीक है। नहीं, नेगेटिव साइन बेटा यहाँ तो ब्रैकेट लगा देते हैं अकाउंटेंट्स, और अगर ब्रैकेट्स नहीं लगानी तो नेगेटिव साइन लगा दो, या इस तरह लिखा जाता है। यहाँ 180 के पास साथ ब्रैकेट लगी, वो भी नेगेटिव है, ठीक हो गया ना। तो नेगेटिव लगा लो आप, ब्रैकेट ना लगाओ, ठीक है। ब्रैकेट लगने का मतलब नेगेटिव ही होता है ना अकाउंटिंग में, ठीक है ना। ब्रैकेट साइन है तो ब्रैकेट साइन इसलिए लगाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर सिंपल इकोनॉमिस्ट हो तो वो नेगेटिव साइन ही लगाते हैं, लेकिन चूंकि आप हैं इकोनॉमिस्ट हैं तो आप जो हैं सॉरी अकाउंटेंट हैं तो आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चों आ गया आपका आंसर। और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो पुराना पहले सवाल आया था जहाँ से इन्होंने बनाया है सवाल, वो ये वाला है, ये ओल्ड पेपर में आया हुआ ये सवाल, इसी से इन्होंने ये सवाल जनरेट किया है। और उस वक्त इसके 3 नंबर थे और इसके 2 नंबर थे, इस दफ़ा इसने इस दोनों के ही 2-2 कर दिए हैं, ठीक है।
तो ये सवाल की आप प्रैक्टिस कर लेना और इसको सॉल्व करके अपलोड कर देना, पेज को पिक्चर दे देना मुझे, ठीक है। और वो पिक्चर जो है उसका फ़ायदा एक ये होता है कि बाकी बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो भी काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अगर 1 से लेके 100% तक रखी जाए तो कितनी आएगी? शाबाश। सो इट्स 100%, 100%, थाउजेंड्स ऑफ परसेंट। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। लो बच्चों, फिर तो आज के लिए फिर इजाज़त हमें। तो मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है और कल इंशाल्लाह फिर मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर शुरू कर देंगे फाइनली। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। तो ये मैंने आज छोटे छोटे सवाल इसलिए ऐड कर लिए थे कि नया टॉपिक फिर मैंने कहा नए लेक्चर से शुरू कर लूँ।